हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ हिस्ट्री। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर माह से रिलेटेड अभी तक के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर्स। हमेशा की तरह दोस्तों, आज के पहले प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आइए पीछे के करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन बिहार राज्य में किया गया है। वहीं दोस्तों, देश की 12वीं महारत्न कंपनी आरईसी कंपनी बन गई है कुछ समय पहले ही। आरईसी का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। वहीं दोस्तों, पीएम केयर्स फंड के नए ट्रस्टी के रूप में रतन टाटा जी को, करिया मुंडा तथा केटी थॉमस जी को शामिल किया गया है। साथ ही दोस्तों, कजाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी राजधानी को अस्ताना बना दिया है। वहीं दोस्तों, बिहार राज्य सरकार द्वारा नो बैग डे नामक योजना की शुरुआत की गई है, जबकि ककाकू नामक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के द्वारा किया गया है और इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना ने भी भाग लिया है। वहीं दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार द्वारा पीएम श्री योजना को लागू किया गया है और इस पीएम श्री योजना के अंतर्गत जो है कि देश भर के 14,000 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि यह शिक्षा से संबंधित है। वहीं दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही एससीओ यानी कि संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वर्ष 2022 के सम्मेलन का आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में किया गया है। जबकि दोस्तों, भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। वहीं दोस्तों, वर्ष 2022 के अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है, जबकि देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में स्थापित की जा रही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति इटली के पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में की गई। और आपके ऑप्शंस हैं लिज ट्रस, एलिजाबेथ बोर्न, जॉर्जिया मेलोनी या फिर सुएला ब्रेबरमैन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जॉर्जिया मेलोनी। इस संदर्भ में दोस्तों, यहीं पर दिए गए अगर अन्य ऑप्शंस की हम बात करें तो जो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है लिज ट्रस, तो दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही 6 सितंबर को लिज ट्रस जी की नियुक्ति ब्रिटेन की महिला प्रधानमंत्री के रूप में किया गया है। वहीं दोस्तों, जो ऑप्शन सेकंड है एलिजाबेथ बोर्न, तो दोस्तों एलिजाबेथ बोर्न को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा फ्रांस की प्रधानमंत्री के रूप में किया गया है। वहीं दोस्तों, ऑप्शन थर्ड तो मैंने आपको बता ही दिया कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। देखिए, महत्वपूर्ण दोस्तों इसलिए है क्योंकि ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। बाकी एलिजाबेथ बोर्न और लिज ट्रस जो हैं वह पहली नहीं है, वो दोनों फ्रांस की और ब्रिटेन की हैं, लेकिन वो पहली नहीं है। वहीं दोस्तों, अगर हम ऑप्शन फोर्थ की बात करें सुएला ब्रेबरमैन, तो दोस्तों मैंने अभी कुछ समय पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि सुएला ब्रेबरमैन जो कि भारतीय मूल की हैं और इन्हें ब्रिटेन में गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है लिज ट्रस की सरकार में। अब दोस्तों, बात यहां पर इटली की हो रही है। तो जैसा कि आप दोस्तों मैप में देख पा रहे हैं कि इटली एक यूरोपियाई देश है और इटली की जो सीमा है दोस्तों वह फ्रांस के अलावा स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और क्रोएशिया देशों के साथ लगती है। साथ ही दोस्तों, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि इटली की जो है एक बहुत बड़ी कोस्टल लाइन मेडिटेरेनियन सी में है, यानी कि भूमध्य सागर में है। और यहीं पर दोस्तों जो आपको यहां पर दिख रहा है, यहां पर दोस्तों जो दिख रहा है सिसिली द्वीप, इसी सिसिली द्वीप में दोस्तों स्ट्राम्बोली नामक एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसी स्ट्राम्बोली को दोस्तों देखिए, मैंने स्ट्राम्बोली को दोस्तों यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो सिसिली द्वीप है, इसी सिसिली द्वीप में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है और इसी स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कारण इसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अब दोस्तों, बात यहां पर इटली की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि इटली की जो मुद्रा है वह यूरो कहलाती है और इसकी राजधानी रोम वह टाइबर नदी के किनारे बसी हुई है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसी रोम में ही FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो है कि हेडक्वार्टर स्थित है। साथ ही दोस्तों, विश्व की प्रसिद्ध पीसा की झुकी मीनार इसी इटली में ओर्नो नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है और इटली में ही बहने वाली पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता चलूं कि इटली जो है वह यूएनओ के अलावा यूरोपियन यूनियन और G20 और G7 जैसे महत्वपूर्ण संगठनों का भी सदस्य है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश में नोरो नामक चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई। और आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस या फिर वियतनाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन थर्ड फिलीपींस। इस संदर्भ में दोस्तों अब यहां पर बात फिलीपींस की हो रही है, तो आपको बता चलूं, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि फिलीपींस जो है कि एक द्वीपीय देश है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। फिलीपींस की राजधानी दोस्तों मनीला है और फिलीपींस की राजधानी मनीला है और यहाँ की मुद्रा फिलीपीन पीसो कहलाती है। वर्तमान समय में फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते जी हैं और इसी फिलीपींस में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र तथा एशियल डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी स्थित है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में सुर्खियों में रहा नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है? और आपके ऑप्शन हैं एक गर्म जलधारा, एक चक्रवात, एक गैस पाइपलाइन या फिर एक गैलेक्सी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एक गैस पाइपलाइन। अब दोस्तों आपके मन में जरूर बात आ रही हो कि एक गैस पाइपलाइन है तो आखिर सुर्खियों में क्यों है? तो दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही आपने इसे न्यूज में ही पढ़ा होगा। यह एक गैस पाइपलाइन है जो कि रूस और जर्मनी के बीच में है। और नॉर्ड स्ट्रीम 2 का क्या मतलब है? नॉर्ड स्ट्रीम 2 का मतलब यह है, नॉर्ड स्ट्रीम फर्स्ट पहले भी था और इसके बाद उसी के पैरेलली एक और भी जो है गैस पाइपलाइन बना दी गई। जैसा कि आप इस मैप में भी दोस्तों देख पा रहे हैं कि यह पाइपलाइन रूस से शुरू हो रही है और जर्मनी तक जा रही है। और यह दोस्तों बाल्टिक सी, यह जो आपको यह गैस पाइपलाइन दिख रही है, ये तो ऐसे ऊपर दिख रहा है लेकिन यह बाल्टिक सी के अंडर वाटर यह गैस पाइपलाइन है। और अभी से सुर्खियों में क्यों था? तो दोस्तों आपको बता चलूं कि अभी कुछ दिनों पहले ही जो है कि इस गैस पाइपलाइन में यहां पर जो है कि एक विस्फोट हुआ और इसके कारण इसमें भारी लीकेज होने लगा और इसके बाद इस गैस पाइपलाइन को बंद कर दिया गया। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि इस गैस पाइपलाइन के इस लीकेज का आरोप बहुत से संगठनों के द्वारा अमेरिका पर लगाया जा रहा है, क्योंकि रूस इससे पूरी यूरोप को गैस की सप्लाई कर रहा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न है, सितंबर 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के नाम से एक संगठन जो कि वो सुर्खियों में था, उस पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया। तो आपको बताना है दोस्तों कि कितने वर्षों का प्रतिबंध इस संगठन पर लगाया गया है और आपके ऑप्शन से हैं 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 5 वर्ष। अब दोस्तों यहां पर पीएफआई की बात हो रही है, यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपको बता चलूं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्थापना 22 नवंबर वर्ष 2006 को किया गया था और इसमें 2 संगठनों कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ, इन दोनों संगठनों के आपसी विलय के बाद इस संगठन को बनाया गया था। अब दोस्तों यह सुर्खियों में क्यों था? तो दोस्तों आपको बता चलूं कि भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने ऑपरेशन ऑक्टोपस, इस नाम को याद रखिए दोस्तों, ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत देश के 8 राज्यों में जो है कि इन्हीं पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा और फिर वहां पर देखा कि वहां पे बहुत से जो है कि जो राष्ट्र विरोधी तत्व वहां पर पाए गए और इसी के कारण इस पर जो है कि अब भारत सरकार द्वारा 5 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं पर दोस्तों सुरक्षा जांच एजेंसियां जो हैं उन्होंने बताया ऐसा कि जो देश में पहले से ही प्रतिबंधित एक संगठन है सिमी के जैसा ही इसकी गतिविधियां थी और इसी कारण दोस्तों इस पर अब 5 वर्षों का प्रतिबंध भारत सरकार के द्वारा लगा दिया गया है। और इस पीएफआई का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है, लेकिन विशेष रूप से दोस्तों दक्षिण भारत के जैसे केरल और कर्नाटक राज्यों में इसकी जो है कि पीएफआई संगठन की इनका डोमिनेंस बहुत ही ज्यादा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न है, सितंबर 2022 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के द्वारा बाल यौन शोषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा अभियान चलाया गया? और आपके ऑप्शन हैं ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन मेघचक्र या फिर ऑपरेशन संजीवनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ऑपरेशन मेघचक्र। अब दोस्तों यहां पर बात ऑपरेशंस की हो रही है, तो अभी दोस्तों कुछ अगर हम महत्वपूर्ण ऑपरेशंस की बात करें तो दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ऑपरेशन आहट चलाया गया था और इस ऑपरेशन के तहत मानव तस्करी को रोकने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। वहीं दोस्तों आरपीएफ के द्वारा ही ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया था और इसके अंतर्गत मादक पदार्थों की तस्करी पे रोक लगाना था। वहीं दोस्तों ऑपरेशन संजीवनी कोरोना काल में भारत सरकार द्वारा चलाया गया था दुनिया भर के विभिन्न देशों को सहायता पहुंचाने के लिए। जबकि दोस्तों ऑपरेशन ऑक्टोपस, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पीएफआई के ठिकानों पर जो है कि छापा मारने के लिए और उसकी जांच के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा,
जबकि दोस्तों ऑपरेशन गंगा यूरोप में फंसे, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था दोस्तों, तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक जो है कि अभियान चलाया गया था। और यह प्रश्न दोस्तों यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम में वर्ष 2022 में पूछा गया प्रश्न है। वह दोस्तों ऑपरेशन मेघचक्र मैंने आपको बता ही दिया कि बाल यौन शोषण को रोकने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया। वहीं दोस्तों अंतिम के जो दो हैं, ऑपरेशन जीरो आवर और ऑपरेशन पोलो, इन दोनों को दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है कि ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1942 में जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, भारत, यहां पे गलत से लिख दिया गया दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 1942 में। तो इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने बहुत से महत्वपूर्ण नेताओं को जो है कि कैद कर लिया था। वहीं दोस्तों यह जो ऑपरेशन पोलो है, ऑपरेशन पोलो के तहत जो है कि हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया गया था। अब दोस्तों बात यहां पर सीबीआई यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की हो रही है। तो आपको बता दूं कि सीबीआई की स्थापना वर्ष 1963 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका मुख्य कार्य देश भर के आपराधिक मामलों की जांच करना है। वर्तमान समय में सीबीआई के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत सरकार के 14वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किए जाने की घोषणा की गई। और आपके ऑप्शंस हैं मुकुल रोहतगी, आर वेंकट रमनी, वेणुगोपाल राय या फिर अनिल चौहान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, आर वेंकट रमन। वहीं पर दोस्तों आपको बता चलूं कि जो ऑप्शन थर्ड है वेणुगोपाल राय, तो ये जो आर वेंकट रमनी है दोस्तों, इन्होंने 1 अक्टूबर को अपना कार्यकाल जो है कि अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। और आर वेंकट रमन जी जो है वह वेणुगोपाल राय इन्हीं का स्थान लेंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता चलूं कि कुछ समय पहले ही मुकुल रोहतगी जी के नाम की चर्चा हो रही है कि यह देश के अगले अटॉर्नी जनरल होंगे, यानी कि महान्यायवादी होंगे। लेकिन दोस्तों यह अब गलत हो गया है। मुकुल रोहतगी जी जो है वह अटॉर्नी जनरल नहीं होंगे। आर वेंकट रमन यह भारत के 14वें क्रम के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी होंगे। वहीं दोस्तों जो ऑप्शन लास्ट है अनिल चौहान, इन्हें भी आप याद रखिएगा, देश के दूसरे सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है अभी कुछ समय पहले ही। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि देश के हमारे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनका पिछले वर्ष दिसंबर माह में तमिलनाडु में एक प्लेन क्रैश में उनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई थी। तो अब दोस्तों पहले तो वो रहे थे, अब दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी रहे हैं, जो कि पिछले ही वर्ष रिटायर हो गए थे। अब दोस्तों बात यहां पर अटॉर्नी जनरल की हो रही है। तो दोस्तों आपको बता चलूं कि अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी के बारे में हमारे संविधान के 5वें भाग के अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। जबकि महान्यायवादी की नियुक्ति भारत सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि महान्यायवादी केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है और वह भारत सरकार को विधिक मामलों में अपनी राय देता है। साथ ही दोस्तों को बता चलूं एक बड़ा महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार जो महान्यायवादी हैं वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, वह कार्यवाही में केवल भाग ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उसमें वह मतदान नहीं कर सकते हैं। वहीं दोस्तों देश के पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ जी थे, जिनका कार्यकाल अब तक के महान्यायवादियों में सबसे लंबा रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को केंद्र सरकार की योजना अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। और आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर प्रदेश। वहीं पर दोस्तों अगर इस जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, इसी में अगर दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान की बात करें तो जिस क्रम में दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, इसी क्रम में यह है। यानी कि दूसरा स्थान इस अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान तो उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का, तीसरा स्थान जम्मू कश्मीर का, जबकि चौथा स्थान राजस्थान राज्य का है। अब दोस्तों बात यहां पर
अमृत सरोवर योजना की ओर है, तो आपको बता चलूं कि अमृत सरोवर योजना केंद्र सरकार के द्वारा 24 अप्रैल वर्ष 2022 को लागू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह देश में जल संरक्षण की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। और इस योजना के तहत दोस्तों अगले वर्ष यानी कि वर्ष 2022 के 15 अगस्त तक देश भर में 50,000 इस तरह के जलाशयों की निर्माण किया जाना है, जिसकी जल धारण क्षमता 10,000 घन मीटर तथा क्षेत्रफल 1 एकड़ हो। अब दोस्तों बात यहां पर उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी। और यह प्रश्न दोस्तों जो 24 जनवरी 1950 है, यह प्रश्न भी यूपीपीसीएस के एग्जाम में वर्ष 2022 में पूछा गया प्रश्न था। और उत्तर प्रदेश का दोस्तों पहले पूर्व का नाम संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वह गोमती नगर में स्थित है। और दोस्तों यहाँ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जबकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। वहीं दोस्तों देश में सर्वाधिक उत्पादन के मामले में गेहूं, गन्ना तथा सब्जी के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गन्ना के उत्पादन में जो हमारा उत्तर प्रदेश है वह प्रथम स्थान पे है, लेकिन चीनी के उत्पादन में इस समय उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान महाराष्ट्र ने हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के पहले हिमस्खलन निगरानी राडार की स्थापना की गई? और आपके ऑप्शंस हैं लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सिक्किम। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि हिमस्खलन एक बड़ी समस्या है और इस तरह के जो हिमालय के क्षेत्र हैं वहां पर ज्यादातर हिमस्खलन होता है, जिससे धन जन की भारी हानि होती है। तो इस प्रकार की हिमस्खलन निगरानी राडार की स्थापना पहली बार हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिक्किम राज्य में पहली बार की गई है। अब दोस्तों बात यहां पर सिक्किम की हो रही है, तो आपको बता दूं कि सिक्किम की एक राज्य के रूप में स्थापना वर्ष 1975 में संविधान के 36वें संशोधन के अनुसार किया गया था और यह उस समय देश का 25वां राज्य हुआ था। वहीं दोस्तों जैसा कि आप इस मैप में भी देख पा रहे हैं कि सिक्किम की सीमा भारत में केवल पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, वहीं नेपाल, भूटान और चीन के साथ इसकी सीमाएं लगती है। मतलब 3 देशों के साथ सीमा लगती है और अपने देश भारत में केवल पश्चिम बंगाल के साथ। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। वर्तमान समय में सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग, जबकि राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी हैं। वहीं दोस्तों सिक्किम की विधानसभा में कुल 32 सीटें हैं, जबकि लोकसभा तथा राज्यसभा में 1-1 सीटें। वहीं दोस्तों जनसंख्या के मामले में सिक्किम देश का सबसे छोटा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल के मामले में गोवा के बाद दूसरा स्थान है। वहीं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सिक्किम देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें अभी तक कोई रेलवे लाइन नहीं बिछी है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में प्रोजेक्ट 70A के तहत निम्नलिखित में से किस फ्रिगेट युद्धपोत को लॉन्च किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तारागिरी। अब दोस्तों बात यहां पर प्रोजेक्ट 17 की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि प्रोजेक्ट 17 को जो है कि भारत सरकार द्वारा भारतीय नौसेना के लिए वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से देश में अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल के फ्रिगेट का निर्माण किया जाना है। और इसमें दोस्तों वर्ष 2019 में ही नीलगिरी नामक फ्रिगेट को लॉन्च किया गया था और इसके बाद अभी मई 2022 में उदयगिरी नामक फ्रिगेट को लॉन्च किया गया है। दोस्तों अभी ये लॉन्च किया गया है, अभी इसे भारतीय नौसेना में शामिल नहीं किया गया है, तभी देखिए दोस्तों इसे नीलगिरी कहा जा रहा है, फ्रिगेट नीलगिरी। और जब यह भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा तब इसे INS कह दिया जाएगा, इंडियन नेवल सर्विसेज नीलगिरी, इस तरह से कहा जाएगा। और दोस्तों आपको बता चलूं कि अब ये 2 तो हो गए, वहीं तीसरा जैसा कि मैंने आपको प्रश्न में बताया कि उदयगिरी को तीसरे जो है कि इस प्रोजेक्ट 17A या प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। और इन फ्रिगेट्स का जो निर्माण है वह भारत सरकार की 2 कंपनियां मझगांव डक शिपबिल्डर्स लिमिटेड तथा गार्डन रिच शिपबिल्डर्स लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री को 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? और आपके ऑप्शंस हैं विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत या फिर आशा पारेख। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आशा पारेख। यहीं पर दोस्तों आपको बता चलूं कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है यह भारत में फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और अब
दोस्तों यह 2022 में 52वां पुरस्कार दिया जा रहा है। और इससे पहले दोस्तों यह, जैसा कि अब कोरोना काल चल रहा था तो उस समय यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। और अब इससे पहले दोस्तों 51वां पुरस्कार, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2019 में प्रदान किया गया था रजनीकांत जी को। वहीं दोस्तों वर्ष 2018 में यह पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को प्रदान किया गया था, जबकि 2017 में विनोद खन्ना जी को। वहीं दोस्तों इस पुरस्कार को सबसे पहले वर्ष 1969 ईस्वी में देविका रानी जी को प्रदान किया गया था। तो दोस्तों अब बारी है आपके लिए आज के प्रश्न की, और प्रश्न है सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के रूप में किए जाने की घोषणा की गई। और आपके ऑप्शंस हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जनरल मनोज पांडे या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।